चलो ठीक है। तो हमें क्या करना था, हम लोगों को स्टार्ट करना था बायोटेक। बायोटेक आसान सा है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम लोगों को अच्छे से आता है। बायोटेक में क्या क्या डिफिकल्टी है वो पहले डिस्कस कर ले। बायोटेक से आएंगे तुम्हें कम से कम 6 to 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, डिफिकल्ट नहीं होता, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक के अंदर करना क्या है, ध्यान से सुनना ना। बायोटेक के अंदर में आपको सिंपल सा है कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज बीमारी है, मैं सिंपल सी बातें करता हूं, किसी इंसान को डायबिटीज बीमारी है, डायबिटीज मेलाइटस बीमारी है, यानी कि उसके अंदर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है, यही होता है ना। डायबिटीज के केस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। अगर इंसुलिन की कमी है तो भाई आज से 100 साल पहले, आज बायोटेक आ गया है ना, 1980s से 1980 के आसपास से बायोटेक का शुरुआत हो चुका था। लेकिन 1980 से पहले, 1980 से पहले लोगों को जब डायबिटीज होता था तो कैसे ठीक करते थे। एनसीईआरटी का क्या लाइन है, बाय द स्लॉटिंग, स्लॉटिंग मतलब काट कर, मार कर, स्लॉटिंग ऑफ कैटल्स, कैटल्स को मार दिया जाता था। आज से 100 साल पहले की कहानी है। और मारने के बाद में उनके पैंक्रियाज, उनके पैंक्रियाज को निकाला जाता था। उस पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता था, उसे प्यूरिफाई किया जाता था, फिर पेशेंट को डाला जाता था। हाँ, 100 साल पहले कैसे ठीक करते थे डायबिटीज को, कैटल्स को मारिए, उनके पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन को प्यूरिफाई कीजिए, निकालिए, प्यूरिफाई कीजिए और फिर पेशेंट को डाल दीजिए। लेकिन हमारा बॉडी सिस्टम और कैटल्स का बॉडी सिस्टम क्या एक है, क्या हमारा बॉडी सिस्टम, क्या कैटल्स का बॉडी सिस्टम एक है, नहीं, हमारा अलग होगा उनसे। इसलिए सभी पेशेंट इस इंसुलिन को लेते थे तो बहुत लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखा है, कुछ लोगों को होता था एलर्जी, यानी कि वो इस इंसुलिन को उनका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, ना नहीं ले पाता था, वो एलर्जी क्रिएट करते थे ना, एलर्जी क्रिएट करते थे। इसलिए बायोटेक का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, हमने क्या किया, इंसान का जीन, ध्यान से सुनना, हमने इंसान का जीन, ह्यूमन का सेल लिया, उसके अंदर के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए, इस डीएनए को काट करके, इसके पार्ट को जीन कहते हैं, आपके डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं। हमने इस जीन को काट करके निकाला और बैक्टीरिया में डाल दिया। हमने इंसान का जीन, ह्यूमन बीइंग का जीन काटा। सर काटा कैसे, निकाला कैसे, प्यूरिफाई कैसे किया और बैक्टीरिया का डाला कैसे, हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। तो हमारे पास में 1980s के बाद में ये टेक्निक आ चुका था कि इंसान के डीएनए को काटा जा सकता था, मन चाहे जगह से, जहां से तुम्हारी मर्जी वहां से काटिए, और काट करके निकाल भी सकते हो और किसी दूसरे ऑर्गन्स में आप डाल भी सकते हैं। बैक्टीरिया जो इंसुलिन बनाएगा वो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन ही तो होगा, क्योंकि हमने अपना इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया वो इंसुलिन हार्मोन बनाएगा तो हमारा वाला ही हार्मोन तो होगा। अब इसे पेशेंट को दीजिए, पेशेंट को क्या एलर्जी होगा, क्या पेशेंट को एलर्जी होगा, नहीं, क्योंकि हमने अपना जीन निकाला, बैक्टीरिया में डाला, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराया, वहां से प्यूरिफाई किया, पेशेंट में डाला, पेशेंट को एलर्जी नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट लाया था इली लिली नाम की कंपनी ने, बहुत अच्छे से आपको मालूम है, इली लिली नाम की कंपनी ने पहली बार ह्यूमन इंसुलिन बनाया, नाम दिया हुमुलिन, नाम दिया हुमुलिन। और यहां से बायोटेक एक तरह से शुरुआत होता है, एक बायोटेक एक शुरुआत किया जाता है कि कैसे ये बनाया गया। बड़ा ध्यान से सुनिए, स्टेप को समझिए, तो आपको बायोटेक के अंदर में स्टेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करेंगे भाई।
यानी बायोटेक के आपको स्टेप सीखने हैं, बायोटेक के आपको क्या सीखने भाई, स्टेप सीखने हैं ना। ध्यान से सुनिए, बायोटेक का मतलब क्या है? बायोटेक का मतलब है माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए बेनिफिशियल यूज, हमारे लाइफ में हमारे लिए कोई भलाई काम कर दे, हमारे लिए कोई अच्छाई कर दे। माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, इसी को हम बायोटेक कहते हैं ना। ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करना। सर दही बना दिया, सर दही बनाना ये भी बायोटेक है क्या? हाँ। सर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया, ये भी बायोटेक है क्या? हाँ, ये भी बायोटेक है। किसी भी माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाना वो कहलाता है बायोटेक। सर तो ये तो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक थोड़ी हुआ। तो जो ह्यूमन माइक्रोब्स इन वेलफेयर जो चैप्टर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर आपके क्लास 12th का है, वो भी बायोटेक है, लेकिन वो ओल्ड बायोटेक है। वो बच्चा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। अल्कोहल बना दिया फर्मेंटेशन करके, बायोटेक्नोलॉजी ना। सर दही बना, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, जो भी आपको फायदा। सर बायोगैस प्लांट बन गया, बायोटेक। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? न्यू बायोटेक्नोलॉजी। हमें पढ़ना है न्यू बायोटेक्नोलॉजी, जिसे आज हम आरडीटी के नाम से जानते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या काम करना है? टेलर की तरह काम करना है। एनसीईआरटी का वर्ड है टेलर मेड प्लांट बनाना है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वर्ड आएगा टेलर मेड प्लांट। मतलब ये क्या होता है? यानी जो नया बायोटेक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको जीन लेवल पे काम करना पड़ेगा। किसी ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालना है ना, और इस जीन को निकालना है। मान लीजिए इंसुलिन जीन है, हमने इंसान से निकाला, ध्यान से सुनना, इस जीन को हम कहेंगे डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन, इस पे हमें काम करना है। हमने इंसुलिन जीन निकाला, इसी को एनसीईआरटी डिजायर्ड जीन कहेगी, इसी को आपके एनसीईआरटी फॉरेन जीन कहेगी, फॉरेन जीन कहेगी। इसी को आपकी एनसीईआरटी ना कहे, मैं तो इसे पैसेंजर डीएनए कहता हूं, मैं तो इसे पैसेंजर डीएनए कहता हूं, मैं इसे एलियन डीएनए कहता हूं। एनसीईआरटी में 2 बार वर्ड आएगा एलियन डीएनए, समझो अच्छे से, वर्ड्स को समझो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? अपना सेल लिया, सेल का अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, और डीएनए के अंदर में ये है इंसुलिन जीन, ये रेड वाला इंसुलिन जीन है। हमें इस इंसुलिन जीन को निकालना है। बहुत डिफिकल्ट काम, बहुत डिफिकल्ट काम है। कैसे निकालेंगे डिटेल से पढ़ेंगे ना, लेकिन इस जीन का नाम क्या हम लोग कहेंगे? डिजायर्ड जीन, याद रहेगा। जिसपे आपको काम करना है, आपको डिजायर है ना, इस जीन को निकालना है और बैक्टीरिया में डालना है। केवल बैक्टीरिया में नहीं, तुम्हें जहां मन करे डालिए। तुम्हें फंगस में डालना है, फंगस में डालो, प्लांट में डालना है, प्लांट में डालो, बैक्टीरिया में डालना है, बैक्टीरिया में डालो, एनिमल में डालना है, एनिमल में डालो, जहां तुम्हें मन करता है डालिए। जहां डालिएगा उसे होस्ट कहेंगे, और जिस जीन को आप डालना चाहते हैं उसी को हमने कहा पैसेंजर। पैसेंजर, याद रहेगा। इस जीन को अब बैक्टीरिया में डालोगे, इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालोगे, तो बैक्टीरिया के बाप दादा ने, चाचा चाची ने कभी इंसुलिन जीन देखा है क्या? बैक्टीरिया के कोई खानदान में इंसुलिन जीन लाइफ में देखा है? नहीं। तो बैक्टीरिया के अंदर जब डालोगे तो बैक्टीरिया के लिए हो जाएगा एलियन, बाहरी डीएनए हो जाएगा, उसे लगेगा कोई दूसरे प्लेनेट से आ गया है। बैक्टीरिया के लिए ये हो जाएगा फॉरेन डीएनए हो जाएगा, फॉरेन डीएनए हो जाएगा, बाहरी डीएनए हो जाएगा। इसी को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहेंगे। समझो चीजों को, इसके कई सारे नाम हैं।
जिसपे आप काम करना चाहते हो, डिजायर्ड जीन। जो पैसेंजर है, जो जाना चाहता है, तुम दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, ट्रेन पे बैठ जाओ, पैसेंजर हो तुम। और जो लेकर के जाएगा वो वेक्टर, जो लेकर के जाएगा वेक्टर। हाँ, अभी तुम पैसेंजर हो, बैक्टीरिया के लिए बाहरी है एलियन, बैक्टीरिया के लिए बाहरी है फॉरेन डीएनए भी कहेंगे, और इसी में तुम्हें इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। सर ये रेड वाला जीन अपने आप बैक्टीरिया में चला जाएगा क्या? क्या बैक्टीरिया में अपने आप चला जाएगा क्या? बैक्टीरिया को होस्ट कहिएगा। सर होस्ट कौन हो सकता है? तुम्हारी मर्जी। तुम चाहते हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डालो। तुम चाहते हो फंगस, फंगस में डालो। तुम चाहते हो प्लांट, प्लांट में डालो। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ना। सर कैसे डालेंगे? ये अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए तुम्हें चाहिए वेक्टर। ध्यान से सुनना, जो लेकर के जाएगा उसे वेक्टर कहेंगे, जो लेकर के जाएगा उसे वेक्टर कहेंगे, और जिसे भेज रहे हो पैसेंजर कहलाएगा, और जहां डालोगे वो होस्ट कहलाएगा, वो होस्ट कहलाएगा ना। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना। तुमने तुमने वेक्टर के हेल्प से, तुमने वेक्टर के हेल्प से, सर वेक्टर मेनली कौन होता है? प्लाज्मीड, प्लाज्मीड को काटा, प्लाज्मीड को काटा। सर कैसे काट सकते हैं? हमारे पास एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को काट सकते हैं। और हमारे पास में डीएनए लाइगेज एंजाइम है, जोड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। तो अब बताओ ये डीएनए कैसा बन गया? अरे बैक्टीरिया का मेन डीएनए, हाँ बैक्टीरिया का डीएनए कौन? प्लाज्मीड। बैक्टीरिया का डीएनए कौन है? प्लाज्मीड। उसमें तुमने इंसान का डीएनए जोड़ा, इसी को कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तुमने बैक्टीरिया यानी प्लाज्मीड के डीएनए में इंसान का जीन जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम लोग कहेंगे काइमेरिक डीएनए। काइमेरा वर्ड एक आएगा, काइमेरिक डीएनए। इसी को आप कह सकते हो हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए कह सकते हो। इसी को आप आर डीएनए कह सकते हो। वर्ड पे ध्यान देना, तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, आर डीएनए बनाया, तुमने हाइब्रिड डीएनए बनाया, तुमने काइमेरिक डीएनए बनाया, और वेक्टर के हेल्प से तुमने यहां डाल दिया। अब सोचो, प्लाज्मीड, प्लाज्मीड बैक्टीरिया का अपना था, उसमें तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन जीन को जोड़ा और डाल दी। तो इंसुलिन जीन कहां तुमने डाला? क्या एनिमल सेल में डाला, प्लांट में डाला, बैक्टीरिया में डाला? कहां डाला? सर होस्ट में डाला। होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़ना, एनसीईआरटी से लिखा है हेट्रोलोगस होस्ट, एनसीईआरटी से लिखता है हेट्रोलोगस होस्ट। समझो वर्ड को, समझो एनसीईआरटी के वर्ड को। अरे तुमने एनिमल का जीन एनिमल में डालते, प्लांट का जीन प्लांट में डालते, बैक्टीरिया का जीन बैक्टीरिया में डालते, होमोलोगस होस्ट होता, होमोलोगस होस्ट होता। लेकिन तुमने एक इंसान का, एक एनिमल का जीन निकाला, बैक्टीरिया में डाला। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए हमारा जीन कैसा, बैक्टीरिया के लिए हमारा जीन कैसा? तो बोलेगा होमोलोगस थोड़ी ना हुआ, वो कहलाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या? हेट्रोलोगस होस्ट। तो एकदम क्लियर रहो, वर्ड पे, चीजों पे ध्यान देना। जिस जीन पे तुम्हें काम करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी को एलियन डीएनए कहेंगे, इसी को फॉरेन डीएनए कहेंगे। कैसे डालोगे? अपने आप नहीं, अपने आप कैसे चला जाएगा? तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, क्या पैदल चले जाओगे? नहीं, हमें चाहिए व्हीकल, हमें चाहिए व्हीकल। व्हीकल को वेक्टर कहते हैं, हमें व्हीकल चाहिए। तुम्हें पैसेंजर कहेंगे, तुम पैसेंजर हो, ट्रेन व्हीकल है जिसे वेक्टर कहा। जहां पहुंचना है वो होस्ट होगा, जहां पहुंचना है वो होस्ट होगा। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना। चलो यहां तक किसे किसे क्लियर है भाई? एकदम सिंपल सिंपल से वर्ड्स है,
यहां किसे किसे क्लियर है? ऐसे ऐसे वर्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे, डरने वाली बात नहीं। फटाफट हैंड रेज करो सभी, फटाफट हैंड रेज करो सभी। फटाफट हैंड रेज करो सभी, ठीक है? तो एकदम क्लियर है। अब करेंगे कैसे स्टेप्स को समझना। अब स्टेप्स को अच्छे से समझना, सर कैसे डालेंगे और कैसे हम पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब स्टेप्स कैसा होगा? सबसे पहले आपको, मान लो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको 100 लीटर इंसुलिन हार्मोन बनाना है। आपको 100 लीटर इंसुलिन हार्मोन बनाना है ना, 100 लीटर बनाना है। सोचो, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है। कोई ट्यूब में नहीं बन सकता, कोई ट्यूब में नहीं बन सकता, उसके लिए बायो रिएक्टर भी चाहिए। तो हमें आपको यही दिमाग में बैठा लेना है, इस चैप्टर में 100 लीटर इंसुलिन हार्मोन बनाना है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करना है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करना है। जैसे इली लिली नाम की कंपनी किया होगा, आज तक बेच रही, आज तक इंसुलिन बेच रही है वो। तो कैसे करता है साइंटिस्ट, इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं, हर स्टेप को अच्छे से समझना है, हर स्टेप को अच्छे से समझते जाना है। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपको अपने सेल से इंसुलिन जीन निकालना है। तो सबसे पहले है आपका स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी का टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल। अरे डीएनए को ही तो जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, अरे डीएनए को ही तो जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, कौन सी नई बात ना। तो आपके हर सेल में इंसुलिन जीन होगा क्या? एकदम होंगे। अरे आपका हर सेल, किडनी का सेल, ब्रेन का सेल, लीवर का सेल, सब इम्ब्रियो से बना है। इम्ब्रियो जाइगोट से बने हैं, जाइगोट स्पर्म और ओवम से बना है। आपके मम्मी साइड से भी इंसुलिन जीन आया है, पापा से भी आए हैं, तभी तो जीन पेयर में होते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से आप बने, तो आपके हर सेल में इंसुलिन का जीन होगा। तो ऐसे मत सोचना सर केवल पैंक्रियास सेल में होगा, गलत। आपके हर सेल में इंसुलिन जीन पाया जाता है, हालांकि काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया गया है, जीन एक्सप्रेशन को छुपा दिया गया है। याद करो जैकब एंड मोनेट ने कैसे बताया था, जी जब लैक्टोज को तोड़ना है तो एक्सप्रेशन होगा, लैक्टोज नहीं है एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसी तरह से हमारे हर सेल के अंदर इंसुलिन जीन है, लेकिन उसे छुपा दिया गया है, जीन का एक्सप्रेशन बंद करा दिया गया, जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हर सेल में तो है। तो मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये आपने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क के अंदर में, ये फ्लास्क के अंदर में अपने सेल को डाल लीजिए, अपने सेल को डाल दीजिए, और सेल के अंदर में ये डीएनए, सेल के अंदर में ये डीएनए है। आपको यहां से इंसुलिन जीन नहीं, अभी अभी केवल डीएनए निकालना है, ये भी डिफिकल्ट है, केवल डीएनए निकालना है। कैसे निकालोगे? तो आप यहां पास क्या कीजिएगा, अपने सेल को तोड़ दीजिए, लाइसिस करा दीजिए, इसलिए एंजाइम चाहिए, लाइटिक एंजाइम, लाइसिस करा दीजिए, तोड़ दीजिए। तो एंजाइम कौन सा चाहिए? लाइटिक एंजाइम। क्या आपके अंदर में सेल वॉल है? नहीं है। आपके अंदर में सेल वॉल है? नहीं है। आपके अंदर में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है, तो आप यहां पास लाइपेज एंजाइम यूज कीजिए, लिपिड टूट जाएगा। आप यहां पर प्रोटीएज एंजाइम यूज कीजिए, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे ना। आप सेल किस चीज से बना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, डीएनए, यही होंगे ना, यही चीज तो होंगे। तो हमने क्या किया, लाइपेज से लिपिड तोड़ा, प्रोटीएज से प्रोटीन तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट यूज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट यूज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएंगे, आरएनए यूज कीजिए, आरएनए टूट जाएगा। बस गलती से डीएनए मत यूज कीजिएगा, ना तो डीएनए भी टूट जाएगा। आपको तो डीएनए निकालना है, आपको तो डीएनए निकालना है, तो डीएनए यूज मत कीजिएगा, नहीं तो डीएनए भी टूट जाएगा, फिर फायदा क्या। लेकिन अगर
ये एनिमल सेल नहीं होता, ये आपका सेल नहीं होता, मान लेते ये प्लांट सेल होता तो हमें इसके अलावा एक एंजाइम और चाहिए था जो सेल वॉल को तोड़ता, सेल्यूलेज। अगर वो फंगस होता तो फंगस का सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिन बना है ना, तो हमें चाहिए था काइटिनेज, काइटिनेज। अगर वो बैक्टीरिया होता तो हमें चाहिए होता लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता। लेकिन मैंने आपका सेल लिया है और आपके सेल में सेल वॉल नहीं है तो टेंशन नहीं लेते। आपके सेल में सेल वॉल नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, सेल वॉल नहीं है टेंशन नहीं लेना है। आप ये लाइटिक एंजाइम की हेल्प से डीएनए को डाइजेस्ट कर दीजिए। अगर प्लांट का होता तो सेल्यूलेज, फंगस का होता काइटिनेज, बैक्टीरिया का होता लाइसोजाइम यूज करते। आपने फ्लास्क में डाल दिया, फ्लास्क के अंदर में सारे, फ्लास्क के अंदर में जितने भी सेल थे सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, सब डिग्रेड हो चुके हैं, सब डाइजेस्ट हो गया, डिग्रेड हो गया, डिग्रेड हो गया, डिग्रेड हो गया। आपने डीएनए नहीं डाला था, यानी यहां पर डीएनए है लेकिन दिख नहीं रहा है, डीएनए है लेकिन दिख नहीं रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का लाइन, नीट के पेपर का क्वेश्चन, आपको इस फ्लास्क में डालना पड़ेगा चिल्ड इथानॉल, यानी कोल्ड, ठंडा, ठंडा इथानॉल, कोल्ड इथानॉल, ठंडा इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए। जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल डालिएगा इथाइल अल्कोहल डीएनए से चिपकेगा, अटैच होगा और धीरे धीरे डीएनए फाइबर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, नीट का पेपर का क्वेश्चन है। जैसे ही आप कोल्ड इथानॉल, चिल्ड इथानॉल डालिएगा तो डीएनए जो घुला हुआ था, सॉल्युबल था, वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने ये फिगर बनाया भी है, एनसीईआरटी ने ये फिगर बनाया भी है कि धीरे धीरे इसके अंदर में जो डीएनए थे वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप क्या लीजिए, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर ले लीजिए, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर ले लीजिए। एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे ग्लास रॉड, इसे आप कहिएगा ग्लास रॉड। हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिससे आप घुमाइए, स्टायर कीजिए, चम्मच की तरह है, घुमाइए तो धीरे धीरे ग्लास रॉड पे डीएनए क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ग्लास रॉड को निकालिए, ग्लास रॉड को निकालिए, डीएनए आ चुका है, डीएनए आ गया और ये डीएनए आपको दिखेगा, ये डीएनए आपको दिखेगा। एनसीईआरटी में फिगर को देखिए, डीएनए दिखता है व्हाइट, व्हाइट फाइबर के तरह, व्हाइट फाइबर के तरह। अब बोलेंगे सर डीएनए कैसे दिख सकता है, सर डीएनए कैसे दिख सकता है, लॉजिकल बात बताता हूं, चीजों को समझना, एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं। सर डीएनए क्या हमें दिखेगा, हाँ दिखेगा, वो भी नेकेड आई से। सर सेल तो देख नहीं सकते, डीएनए वो भी नेकेड आई से पॉसिबल है, एकदम 100% पॉसिबल है अगर लॉजिकल हो तो। अगर तुम्हारा ब्रेन है, दिमाग है माथे में, तो तुम्हें ये लॉजिक समझ में आएगा। सर कैसे, आपकी एनसीईआरटी कहती है हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, आपकी एनसीईआरटी कहती है डिप्लॉयड में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2.2 मीटर लंबा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए आ जाएगा। आपके एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, लेकिन सेल के अंदर में काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, सेल के अंदर में काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, with the help of non-histone chromosomal protein, with the help of histone protein, with the help of non-histone chromosomal protein। और जब आपने प्रोटीएज एंजाइम यूज किया था तो हिस्टोन सारे टूट गए, हिस्टोन प्रोटीन टूट गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन टूट गए।
तो डीएनए जो 2.2 मीटर का था वो तो खुल गया होगा। अब वो क्या कॉम्पैक्ट है? क्या वो कॉम्पैक्ट है? वो डीएनए पूरी तरह से खुल गए, बाहर आ गए, और ऐसे ऐसे लाखों सेल आपने लिया, लाखों डीएनए के फाइबर एक साथ आ गए, तो वो डीएनए आपको व्हाइट फाइबर के तरह दिखेगा। व्हाइट फाइबर के तरह डीएनए आपको जरूर दिख जाएगा। इसलिए आप डीएनए को 100% देख सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लॉजिकल दिमाग है, तुम अगर रट्टा नहीं मारते हो, चीजें समझ में आएगी। क्योंकि आपके सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए, वो इसलिए नहीं दिखता था क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट था। क्यों कॉम्पैक्ट था? हिस्टोन प्रोटीन थे। क्यों कॉम्पैक्ट था? नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे। अरे तुमने पूरा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए पूरा खुल गए, धागे नुमा डीएनए आ गया बाहर, लाखों डीएनए एक साथ दिखेगा, तो एकदम तुम्हें फाइबर की तरह तो दिख ही जाएगा। तो डीएनए को आप नेकेड आई से देख सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और एनसीईआरटी में नहीं है तो फिगर देख लो, एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहां पास देखिए, वहां पास आप देखिए, डीएनए आपको दिखेगा। तो हमने जो चीज कही वहां पास आपको याद रखना था एक वर्ड, डीएनए आइसोलेट कैसे करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सेल के अंदर के सभी चीज को डाइजेस्ट कर दिया। किसके हेल्प से? एंजाइम, लाइसिस एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया। फिर हमने चिल्ड, ठंडा, कोल्ड, इथाइल अल्कोहल, इथानॉल डाला, PTOH डाला, डीएनए प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ गए, डीएनए प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ गए। हमने अब ग्लास रॉड के हेल्प से डीएनए को निकाला। इस प्रोसेस को कहते स्पूलिंग। हमने डीएनए को ग्लास रॉड के हेल्प से निकाल लिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। एक क्वेश्चन बनेगा, चिल्ड इथानॉल, ठंडा इथाइल अल्कोहल लिया, एक क्वेश्चन बनेगा। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन सा एंजाइम यूज किया? प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज। हम डीएनएज यूज नहीं करेंगे, नहीं तो डीएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा ना। अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज भी यूज कर देंगे, एनिमल है तो हम लोग यूज कर देंगे क्या? सेल वॉल है ही नहीं एनिमल में। अगर बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम, अगर फंगस का है तो काइटिनेज यूज कर देंगे। तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गई, ये तो चीजें समझ में आ रही। अब करना क्या है आपको? अब इस जो डीएनए आपको मिल गया, इस डीएनए में से आपको इंसुलिन जीन ढूंढना है। मोस्ट डिफिकल्ट काम आपको यहां से इंसुलिन जीन निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या लॉजिक है? कैसे काटे? ये इसलिए पॉसिबल है कि 1980s तक एक एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुका था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो डीएनए को मॉलिक्यूल लेवल पे काट सकता था। डीएनए को हम काट सकते थे, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक और नाम मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची है जो मॉलिक्यूल लेवल पे काटेगा। सर ये क्या चीज है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या चीज है? कौन बनाता है? नोमेनक्लेचर क्या होगा? पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड कौन सा हुआ? अभी तक कितने आइसोलेट हो गए हैं? इस पे पूरी बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए जानिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सर्टेन प्रोकैरियोट्स बनाता है, कुछ प्रोकैरियोट्स बनाते हैं एज ए डिफेंस सिस्टम, अपने डिफेंस में बनाते हैं ना, डिफेंस में बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स बनाते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2। सर पहला डिस्कवर्ड हिंड 2 क्यों? सर हिंड 1 होना चाहिए था। हिंड 2 क्यों बोल रहे हैं? सर नाम तो हिंड 1 होना चाहिए था, फर्स्ट डिस्कवर्ड नहीं, क्योंकि यहां पर 2 जो है वो डिस्कवरी को नहीं बता रहा,
वो आइसोलेशन को बता रहा है, आइसोलेशन को बता रहा है। हम डिटेल बातें करेंगे। किसने किया था? आंसर इज द हैमिल्टन स्मिथ ने। अभी तक 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए जा चुके। हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल मेरा काम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को स्कैन करेगा, डीएनए को पूरी तरह से पढ़ेगा, और जहां भी स्पेशल साइट मिला, जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, जानने की वो उसका जान पहचान वाला रीजन। हर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन साइट होता है। जैसे आपने पढ़ा है ई कोर 1 के लिए GAA-TTC होता है, हिन 2 के लिए अलग होगा, BAM-H1 के लिए अलग होगा ना, सेल 1 के लिए अलग होगा, समा 1 के लिए अलग होगा, PUE1 के लिए अलग होगा। सबसे सिंपल एनसीईआरटी में एक ही है, ई कोर 1 का GAA-TTC। तो जहां भी GAA-TTC है, जहां भी GAA-TTC है, जहां भी GAA-TTC है, ई कोर 1 उसे पहचानेगा और वहां कट मार देगा, वहां कट मार देगा, कट मार देगा, कट मार देगा, कट मार देगा। जहां भी GAA-TTC सीक्वेंस है, ई कोर 1 जैसे ही तुम डालोगे वो उसे पहचानेगा। उसी का नाम रिकॉग्निशन साइट, उसी का नाम रिकॉग्निशन साइट, और वहां पर वो कट मार देगा, वहां पर वो कट मार देगा। तो इस डीएनए के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो किस डीएनए का साइज छोटा, किसी का बड़ा। जहां पर GAA-TTC दूर दूर में होगा तो साइज बड़े होंगे, साइज बड़े होंगे ना। तो आपके डीएनए हजारों फ्रैगमेंट्स में टूट गए, हजारों फ्रैगमेंट्स में टूट गया, डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो बायोटेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए जिसे इसने ढूंढा था, दे गॉट द नोबेल प्राइज, दे गॉट द नोबेल प्राइज। 3 साइंटिस्ट थे, अर्बर, नाथन और स्मिथ। इस 3 साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसने ई कोर 1 को ढूंढा था। हिंड 2 के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, हिंड 2 के लिए नहीं मिला था। ई कोर 1 आज भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी केवल ई कोर 1 के बारे में पढ़ाती है। इसी के लिए बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत बड़ा रिसर्च माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। यहीं से शुरुआत होती है। ये अगर नहीं होता तो बायोटेक हो ही नहीं पाता। तो अब डीएनए के हजारों टुकड़े हो गए। अब इस टुकड़े को आइसोलेट करना है, अलग अलग करने हैं। सर कैसे अलग होगा? हमारे पास कोई टेक्निक है? हाँ है, और सभी बच्चों को मालूम है, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा फिगर बना हुआ है, और वो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा पढ़ने में 100% गलती करता है। 100% बच्चा गलती कर देता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ने में। उसे लगता बहुत आसान है, आसान नहीं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक जेल बना लेते हैं। जेल एक मीडियम हो गया जो सेमी सॉलिड होगा, ना ना लिक्विड है ना सॉलिड है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में फ्राइजाइल है, टूट जाएगा, आसानी से टूट भी जाता है। इसलिए हम लोग ज्यादा टच वच नहीं करते, अंदर में वो बैठा होता है। हाँ, और कैसे बनाते हैं? हमारे पास एक पाउडर होता है एगारोस। आप बोलोगे सर एगारोस कहां से आया? आपने नाम सुना था अगार, जो रेड एल्गी से निकाला जाता था। कहां से? गोगो, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। हाँ, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। अगार का प्योर फॉर्म, अगार को ही प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, एगारोस। और एगारोस का पाउडर को, एगारोस के पाउडर को मिक्सअप करके हम जेल बनाते थे। टाइम खत्म हो रहा है, तो हम लोग वापस से रीस्टार्ट दूसरे लिंक से करेंगे, क्योंकि ये लगभग लगभग एंड हो गया, तो मैं तुरंत भेजता हूं।
ठीक है, 2 मिनट में हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुरंत रीसेंड करता हूं।